अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे लैंड रिसोर्स के बारे में, उसको अब हम लोग आगे कंटिन्यू करके आज ख़त्म कर देंगे। तो हमने पहले की क्लास में ये देखा था कि जब इंडिया में ज़मीनों को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन 6 तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले था जंगल वाले इलाके। ठीक है, तो जंगल वाले इलाके कहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, वो कैसे जंगल कैसे कैसे कम होते जा रहे, किन किन रीजन्स की वजह से कम हो रहे हैं और उनको कैसे ख़त्म होने से बचाया जा सकता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब आइए हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो जंगल के बाद सेकंड नंबर पे क्या था? गोचर ज़मीन। गोचर ज़मीन मतलब क्या होता है? एक मिनट। गोचर ज़मीन मतलब होता है पास्चर लैंड या फिर ग्रासिंग लैंड। तो ग्रासिंग लैंड मतलब देखिए, आप पहले ये समझ लीजिए, ऐसे इलाके जहाँ पे जानवर जो है वो ज़्यादा तादाद में पाले जाते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पे पालतू जानवर जानवर ज़्यादा तादाद में पाले जाते हैं। और फिर जब आपको पता होगा, अगर हम लोग किसी एनिमल को पालते हैं तो उनको चरने के लिए खुले मैदान में छोड़ना होता है। ठीक है ना, टहलने के लिए या घास खाने के लिए। चरना मतलब क्या हुआ? वो लोग हम लोग उनको छोड़ देते हैं मैदान में, वो लोग जाते हैं, खाते पीते हैं और इधर उधर चरते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए होती है। तो ऐसी ज़मीन जहाँ पे ऐसे इलाके जहाँ पे जानवरों को ज़्यादा तादाद में पाला जाता है और उनको खुली ज़मीन पे चरने के लिए छोड़ा जाता है, उनको बोला जाएगा गोचर ज़मीन। ठीक है, उनको बोला जाएगा ग्रासिंग लैंड। ठीक है, और उसमें देखिए इन ऐसे इलाके में कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे जानवर ज़्यादा पाले जाते हैं? कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये जो 3 जगहों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इन इलाकों में जानवरों की ज़्यादा पाला जाता है उनको, और फिर उनके लिए खाली ज़मीन पे उनको छोड़ा जाता है। इसलिए इन इलाकों में गोचर ज़मीन ज़्यादा पाई जाती है, खुली ज़मीन ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे जानवर आपको चरते हुए नज़र आएंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो गोचर ज़मीन की तादाद है ना, वो कितनी है? गोचर ज़मीन जो है वो कितने हिस्सों में पाई जाती है? 3.3%। देखिए, हिंदुस्तान का जो टोटल ज़मीन है उसका 3.3% हिस्से पे ये ग्रासिंग लैंड, पास्चर लैंड पाई जाती है, जहाँ पे जानवर लोग जो है वो चरते हैं। ये हो गया आपका सेकंड नंबर ख़त्म। आप लोग समझ गए होंगे गोचर ज़मीन किसे कहते हैं। उसके बाद थर्ड है एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये आपको पता होगा, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। तो एग्रीकल्चरल लैंड मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती हो। तो हमारे मुल्क में 58% लोग जो है वो खेती का काम के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे मुल्क की जो टोटल आबादी है उसका 58% जो हिस्सा है ना, वो खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग खेती बाड़ी का काम ही करते, काश्तकारी का काम ही करते हैं। तो ये जो नंबर ये आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन आता है। तो हमारे मुल्क में 58% लोग जो हमारे मुल्क के 58% लोग जो हैं वो काश्तकारी के काम पे डिपेंड करते हैं। और हमारे मुल्क का जो नेशनल इनकम है, जो कुल आमदनी है, ठीक है ना, उसका 15.8% हिस्सा काश्तकारी से ही हासिल होता है। ठीक है, हमारे मुल्क का जो टोटल आमदनी है ना, जो नेशनल इनकम है, उसका जो 15.8 हिस्सा जो है, 15.8% हिस्सा काश्तकारी के बिज़नेस से ही आता है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि काश्तकारी हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, कितना ज़्यादा कॉमन है। दुनिया के 32% ज़मीन पर खेती की जाती है और हमारे मुल्क के टोटल लैंड के 46 से 64% ज़मीन पर खेती की जाती है। पूरी दुनिया में जितनी ज़मीन है ना, जो हमने पहले देखा था, 71% पानी और 29% ज़मीन है। तो जो 29% ज़मीन है ना, मतलब पूरी दुनिया में जितना ज़मीन है उसका 32% ज़मीन पे खेती का काम होता है। कितना परसेंट ज़मीन? 32% ज़मीन पे पूरी दुनिया में 32% ज़मीन पे खेती का काम होता है। और हमारे मुल्क में, हमारे इंडिया में जो टोटल लैंड है उसका 46 से 64% ज़मीन में खेती का काम होता है। ठीक है, देखिए, आज़ादी के वक्त 1950 या 51 के साल में, 1950 और 51 जो साल था उसके बीच में हमारे मुल्क में 118.75 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर खेती होती थी। ठीक है ना, देखिए 118.75 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पे खेती की जाती थी। कब? 1950 से 51 के टाइम पे।
और अब 2018 से 19 के टाइम पे जब ये दोबारा से देखा गया, ये सर्वे किया गया, तो हमें पता चला कि अब हमारे मुल्क में 189.74 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर खेती की जाती है। कितने मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर? 189.74। ये नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चला होगा कि हमारे मुल्क में खेती बाड़ी कितनी कॉमन है। अब उसके बाद है अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब क्या? ऐसी ज़मीन जिस पर खेती के अलावा दूसरे कई तरह के काम भी किए जाते हैं, जैसे बस्ती बसाना, ट्रांसपोर्ट, रास्ता, नहर, खदान वगैरह। तो ये हमने पहले भी आपको बताया था कि ऐसी ज़मीन जिस पे खेती के अलावा, कभी कभी खेती होती है और खेती के अलावा पहले होती थी, और अब खेती के अलावा उन जगहों पे लोग रहते हैं या वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, वहाँ से रास्ते बनाए गए हैं, नहर निकाले गए हैं या फिर खदान बनाया गया है, तो उनको बोला जाएगा अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। और ये इन सब कामों के अलावा इन ज़मीनों का फैलो लैंड या पहाड़ और नदी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे इलाके जहाँ पे फैलो लैंड हो, फैलो लैंड मतलब कि खाली खेती वाली ज़मीन जो खाली पड़ी हुई हो, और फिर पहाड़ वाले इलाके, वहाँ पे भी हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो ज़मीन खाली रहती है। और नदी वाले इलाके, वहाँ की ज़मीन, ये सब जो ज़मीन है, ये सब इलाकों वाली जो ज़मीन है वो अनकल्टिवेटेड लैंड के अंडर आती है। इस तरह की ज़मीन हमारे मुल्क में साल 1950 से 51 के बीच में 38.16 मिलियन हेक्टेयर थी, ठीक है। 1950 से 51 के बीच में 38.16 मिलियन हेक्टेयर थी, और जो अब कम होकर 22.45 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। मतलब ये जो खाली इलाकों बताया जा रहा है, जो खाली ज़मीन जिसका इस्तेमाल जाने आने के लिए या रास्ता घाट के लिए, रहने के लिए होता था, वो पहले 38.16 मिलियन हेक्टेयर थी, और अब वो कम हो गई है, जहाँ पे 22 कम होकर कितना हो गया है? 22.45 मिलियन हेक्टेयर। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे फैक्ट्रीज़, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जैसे बिल्डिंग्स बनाए हैं, तो वो सारी जो ज़मीन, खाली ज़मीन थी, वो उनके अंडर में चली गई है, इसलिए ये जो ज़मीन का जो लेंथ है वो कम हो गया है, ठीक है। और ऐसी ज़मीन जो खाली अनकल्टिवेटेड है, ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। तो ये हो गया अनकल्टिवेटेड ज़मीन। उसके बाद है अदर अनयूजेबल लैंड, ठीक है। लास्ट में है अदर अनयूजेबल लैंड, मतलब कि ऐसे ज़मीन जिसका उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता हो, जैसे ऐसी ज़मीन जिनका काम का खेती बाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जाता हो। जैसे कि देखिए उनका इस्तेमाल कैसे होता है। ऐसी ज़मीन जहाँ पर घर, गांव, शहर, नदी, सड़क, हवाई अड्डे, स्कूल, अस्पताल, बगीचा वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसी खाली पड़ी हुई ज़मीन जिसका इस्तेमाल करने के लिए लोग वहाँ पे घर, गांव, शहर, सड़क, हवाई अड्डे, स्कूल, अस्पताल और गार्डन वगैरह या इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं उन खाली ज़मीनों को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये 5 तरह से ज़मीनों का इस्तेमाल हो गया, हो गया, ठीक है, 6 तरह से। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्रेडेड लैंड। डिग्रेडेड लैंड मतलब क्या होता है? डिग्रेडेड लैंड मतलब कि ऐसी ज़मीन जो किसी भी रीज़न की वजह से ख़राब हो गई हो, बर्बाद हो गई हो। ऐसी ज़मीन जो किसी भी रीज़न की वजह से ख़राब हो जाती है, उसे बोला जाएगा डिग्रेडेड लैंड। 2019 में हमारे मुल्क में 96.4 मिलियन हेक्टेयर ऐसी ज़मीन थी जो ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। जिसकी वजह से, जिसमें 28% जो है वो जंगल की वजह से ख़राब हुई थी और 56% पानी की वजह से बर्बाद हुई थी। ऐसी ज़मीन जो किसी भी रीज़न की वजह से बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो ख़राब हो चुकी है, उसको बोला जाएगा डिग्रेडेड लैंड। तो ये हो गया हर तरह के लैंड हमने यहाँ पे देख लिए, 6 तरह के। अब उसके बाद देखिए ये जो हमने परेशानी देखी, जो भी हमने ज़मीन के बारे में डिस्कशन किया, उनसे रिलेटेड परेशानियों को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या रास्ते अपना सकते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके उसी के बारे में है। सोल्यूशन ऑफ लैंड प्रॉब्लम, मतलब कि ज़मीन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले है रिफॉरेस्टेशन। आपको पता होगा ज़मीन को बचा के रखने के लिए जंगल बहुत ज़रूरी होते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो मिट्टी, ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो रिफॉरेस्टेशन, जंगलों को दोबारा से दोबारा लगाते जाना, इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी भी, ज़मीन भी सेव रहती है।
उसके बाद है नेक्स्ट है लिमिटेड कैटल फीड। कैटल फीड मतलब वही गोचर, ठीक है, जहाँ पे जानवरों को चरने के लिए छोड़ा जाता है। तो जानवर जब जाके खुले ज़मीन पे चरेंगे, चलेंगे, वहाँ से खाएंगे, तो उससे ज़मीन वेस्ट होती है ना, ज़मीन ख़राब होती है। तो जानवरों को गोचर में थोड़ा लिमिट लाना चाहिए, ठीक है, लिमिट लाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ज़मीन ख़राब नहीं होगी। उसके बाद थर्ड है कैटल फीड और बालू का पहाड़ पर कंट्रोल करना, ठीक है। कैटल फीड जैसा भी हमने बताया, गोचर मतलब जानवरों के चरने पे थोड़ा कंट्रोल करना। अब बालू का पहाड़ आपने देखा होगा कि बहुत बारी ऐसा होता है कि ऐसे इलाके जहाँ पे बालू बहुत ज़्यादा होता हो, वहाँ पे जो बालू यहाँ वहाँ बिखरा हुआ होता है उन इलाकों में, वो हवा की वजह से एक जगह जमता जाता है, ठीक है ना, जम के वो पहाड़ का आकार, आपने देखा होगा रेगिस्तान, ठीक है, फिल्मों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, फोटोज़ में देखा होगा। तो ऐसे इलाके जहाँ पे बालू की वजह से एक तरह का पिरामिड बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, तो उन इलाकों को कंट्रोल करना। उससे क्या होगा, ज़मीन, वहाँ का ज़मीन यूज़ नहीं हो पाएगा, ख़राब होगा। तो ऐसे बालू का पहाड़ को कंट्रोल करना और कैटल फीड को कंट्रोल करना। उसके बाद कारखानों से निकलने वाले कचरे को दुरुस्त जगह पर फेंकना। आपको पता है ज़मीन को ख़राब करने का एक अहम रीज़न ये भी है कि अब जो कारखाने इतने सारे तादाद में हो गए हैं, उनसे जो जहरीला गैस निकलता है उससे हमारा एटमॉस्फेयर गंदा होता है। वहाँ से जो जहरीला पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उससे हमारी नदियाँ, समंदर गंदे होते हैं। और ये जो कचरे वहाँ से निकलते हैं ना, जो वहाँ से कचरे निकाल के डंप किया जाता है, फेंका जाता है ज़मीन के ऊपर, तो उससे ज़मीन भी ख़राब होती है। तो कल कारखानों से निकलने वाले कचरे को सही जगह पे, एक सेफ जगह पे जाके फेंकना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन ख़राब ना हो सके, बच सके। उसके बाद है नदी और हवा से होने वाली बर्बादी पर रोक लगाना। जब बाढ़ आता है या तूफ़ान आता है तो ज़मीन का भी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे परेशानियों पे रोक लगाना, उनसे हिफाजत करने के लिए कुछ स्टेप्स लेना, ठीक है, उनसे हिफाजत करना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सिचुएशन, जब कभी ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी परेशानी आए, जो मतलब नदी या हवा वाला परेशानी है, वो तो कुदरती है, उसको तो इंसान करते नहीं हैं। तो हम लोग उससे बचने के लिए तो रास्ते निकाल सकते हैं ना। तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए, जिससे कि कम से कम ज़मीन का नुकसान हो सके, ऐसे स्टेप्स लेना। और सबसे लास्ट में ज़मीन के इस्तेमाल पर कड़े और अहम कानून बनाना। तो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़मीन का इस्तेमाल कहाँ पर कैसे किया जा सकता है, उसका कुछ नियम बनाना, इम्पॉर्टेंट नियम, कड़े नियम बनाना, जिसको फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी हो। अगर हम लोग ऐसे नियम बनाएंगे तो लोग ज़मीन का बिना मिसयूज़ करना नहीं करेंगे, मिसयूज़ नहीं करेंगे, जंगलों को बर्बाद नहीं करेंगे, ज़मीन की हिफाजत करेंगे। तो हम लोगों को या हमारी गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि ज़मीन की हिफाजत हो सके। तो ये आपका पहला सेकंड चैप्टर इतना ही था, लैंड रिसोर्स इतना ही था। तो इसमें हमने ख़त्म कर लिया। इसमें हमने देखा कि लैंड कितने तरह के होते हैं, हमारे दुनिया में कितने तरह की ज़मीनें पाई जाती हैं, और फिर इंडिया में कितने तरह की ज़मीनों का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है, और उसके अलावा जंगल कितने इम्पॉर्टेंट हैं, जंगल कैसे ख़राब हो रहे हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है, ज़मीन को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। ये जो आपका सेकंड चैप्टर था, ये इन सब के बारे में ही था। इसका फ़ोटो, जो भी नोट्स मैंने अभी यहाँ पे आपको पढ़ाया है जिनसे, उसका फ़ोटो हम आपको भेज देंगे। आप इन नोट्स को पढ़ के इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, और आपका जो भी एक्सरसाइज दिया का फ़ोटो भेजा जाएगा, आप लोग उसको कॉपी में कंप्लीट करेंगे। और कुछ भी कन्फ्यूजन होने से आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।